अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक उनकी आखिरी रस्मात 6 रोज़ तक तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में जारी रहीं, जबकि दावा किया जा रहा है कि इन तकरीबात में तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख अफराद शरीक हुए। इस गैर मामूली अवामी शिरकत को ईरान में कौमी यकजहती और रियासती इस्तेहकाम के इजहार के तौर पर भी देखा जा रहा है। दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के दरमियान फौजी कशीदगी अभी ख़त्म नहीं हुई। अमरीकी हमलों, ईरानी जवाबी कार्रवाइयों और सख्त बयानात के बावजूद इत्तलात सामने आ रही हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जोहरी प्रोग्राम पर तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का सिलसिला मुकम्मल तौर पर मुनक़ता नहीं हुआ। अमरीकी हुकाम का यह कहना है कि वाशिंगटन अब भी सिफारती हल चाहता है, जबकि ईरान वाज़े कर रहा है कि वो दबाव के बावजूद अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। इसी दौरान एक्सियोस की रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और मिस्र पसे पर्दा सिफारती कोशिशों में मसरूफ़ हैं ताकि कशीदगी मज़ीद ना बढ़े और मुज़ाकरात दोबारा बाकायदा तौर पर बहाल किए जा सकें। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से रब्ता करके अमरीकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करेंगे जो हमें ज्वाइन कर लिया इस वक्त साबिक़ ट्रंप और माहिर पाक अमरीका ताल्लुकात साजिद तार साहब ने। साजिद तार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साजिद तार साहब, कुछ पॉलिसी समझ नहीं आ रही, मुज़ाकरात की तरफ जाना है, दोबारा जंग की तरफ जाना है, हमला होना है, उसके बाद टेक्निकल मुज़ाकरात होने हैं, नहीं होना क्या है, और डोनाल्ड ट्रंप का प्लान आपको क्या नजर आ रहा है अब? देखिए, ये मेरे ख्याल में एक नया नॉर्म होगा, ना जंग होगी ना अमन होगा। जिस तरह मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया था कि एक नई चीज मैं सीख रहा हूं, जंग बंद है, झड़पें जारी हैं। मेरा ख्याल है ये दिस इज अ न्यू नॉर्म। मैं आज आपके देखने वालों को चंद चीजें बताना चाहता हूं कि आज सुबह, अभी यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है वॉशिंगटन डीसी में, यहाँ पे मंजरनामा क्या है और दुनिया के जरीदे किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। आज एक तो बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि कतर और पाकिस्तान दोनों और दूसरे भी इलाकाएं जो सालिस हैं वो मुतहरक हो चुके हैं इस जंग को रोकने के लिए। और जिस तरह आपने खुद फरमाया है, ब्लूमबर्ग ने कहा है कि अमेरिका इज कमिटेड फॉर द डिप्लोमेटिक सोल्यूशन। और उसके बाद सीएनएन कहता है कि अमेरिका ने हमले बंद कर दिए हैं ताकि मजीद जंग ना फैले और सफारतकारी से मसले का हल निकालेंगे। अल जजीरा कह रहा है कि यूके एजेंसी ने हरमूज का लेवल हाई कर दिया है और इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने हमास का एक लीडर भी जो है उसको शहीद कर दिया है। टेलीग्राफ कह रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को सुपुर्द खाक कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास 3 हल मौजूद हैं, अगर या फुल जंग करें, या फिर प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, या फिर सालसों के ऊपर जो है वो सब्र करें। तो मेरे ख्याल में आज मैं जिस तरह देख रहा हूं कि ये न्यू नॉर्म है, टाक फाइट फाइट, मुज़ाकरात भी जारी रहें और हमले भी जारी रहेंगे, लेकिन साल्स एक्टिव हो चुके हैं। आज फिर मेरे लिए एक बड़ा काबिल फख्र दिन है कि दुनिया के इन मिसाइल में आज भी मेरे वतन अजीज का नंबर 1 है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने अपनी सफारतकारी, अपनी सालसी की कोशिशों को तेज कर दिया है। बिल्कुल जी, सिफारती एफर्ट्स को आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि तेज़ कर दिया है, और हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की तरफ से हमें बड़ी तेज़ी से सिफारतकारी देखने को मिलती है। आपने बड़े अहम नुकात उठाए हैं। साजिद तार साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अनस मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अनस मलिक साहब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनस मलिक साहब, इतनी बड़ी तादाद में लोग हमने किसी भी इज्तिमा में नहीं देखे। ये जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया है आयतुल्लाह अली ख़ामनाई से, ये क्या एक मजहबी अक़ीदत थी या इसमें कोई सियासी पैगाम भी छुपा हुआ था? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी, इस वक्त मैं ईरान में मौजूद हूँ और मशहद में ही मौजूद हूँ, और मुझे आज 8 रोज़ हो गए, 9 रोज़ हो गए इनफैक्ट ईरान आए हुए। मैंने पूरा ये फ्यूनरल प्रोसेशन कवर किया है तेहरान में, कुम में, और अब कल गुज़िश्ता रोज़ जो होने वाला मशहद में जो प्रोसेशन था उसको कवर किया। मेरे ख्याल से इसमें अकीदत की बुनियाद के ऊपर और उनका एक जो ताल्लुक था उसकी बुनियाद से ज़्यादा एक सियासी मैसेज ज़रूर था, जिसमें मैसेज ये था कि ईरानी अवाम जो है वो मुत्तहिद है
ईरानी अवाम इन अपने शहीद जो उनके रहबर थे, यहाँ पे जैसे कहते हैं, उनके पीछे खड़े हैं और ईरानी अवाम उनके साथ ही खड़े हैं। ये कहना गलत नहीं होगा जो जितना हमने क्राउड्स देखे। और दूसरी बात ये कि जो ईरानी जो पॉलिटिकल मैसेजिंग थी या डिप्लोमेटिक मैसेजिंग थी, उसमें भी ये बात भी बड़ी वाज़ेह तौर पे ईरान ने कम्युनिकेट कर दी है कि जो वेस्टर्न असेसमेंट्स थे कि आज गई कि कल गई रिजीम, इस्लामिक रिजीम जो थी वो आज या कल गई, तो वो तमाम के तमाम दावे गलत साबित हो चुके हैं इस सारी इवेंट के बाद। मैं एज सेड कि मैं 1 हफ्ते से ज़ायद से मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैंने बहुत क्लोज़ली इस पूरे प्रोसेस को कवर किया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब का जो जनाज़ा था, वो एक बड़े जनाज़ों में से तो एक तो ज़रूर था, लेकिन उसमें उसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ईरानी गवर्नमेंट ने और ईरानी रिजीम ने वो अचीव कर ली और उनको अगले अनगिनत सालों तक, मेरे ख़्याल से कोई 20-25 सालों तक, अब जो नई न्यू लीश ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं ना इस्लामिक रिजीम को, जी, वो ज़रूर मिल चुकी है और वही अब जो है वो हावी रहेगी और परसिस्ट भी करेगी। जी। सही। अच्छा साजिद तार साहब, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस चीज़ पर हैरान हुए। वो ये समझ रहे थे, वो कहते मैं तो ये समझ रहा था कि आयतुल्लाह ख़ामनेई से लोग नफ़रत करते होंगे, लेकिन उनके लिए आंसू बहाते लोगों को मैंने देखा तो बड़ी हैरानी हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप जब इस तरह के बड़ी तादाद में लोगों को उन्होंने देखा होगा, और अभी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख लोगों ने मुख्तलिफ इवेंट्स में जो है वो शिरकत की है ईरान के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप की आपको लगता है कोई परेशानी बड़ी होगी इससे, जिसकी वजह से वो अटैक करने की तरफ भी चले गए? चूंकि जब मुज़ाकरात चल रहे होते हैं तो उस वक्त तो मुज़ाकरात को ही मौका दिया जाता है। आप समझते हैं कि ईरान पर हमला किए बगैर भी ये मामला आगे बढ़ सकता था, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला किया है अटैक्स का, वो उनकी बेचैनी और परेशानी को जाहिर करता है? देखें, बेचैनी उनकी और उनकी जो 4 जुलाई पे उन्होंने जो 2 स्पीचेस दी हैं, उसमें उन्होंने हैरानगी का इजहार किया है कि इतने लोग क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है। मिसअंडरस्टैंडिंग, उनकी मिसकैलकुलेशन। और लेकिन उसके बाद ये मैं बताना चाहूंगा कि इस दफा जो अटैक है वो रिटेलिएशन में उन्होंने सेल्फ डिफेंस में किया है। इसकी पहल जो है वो तो ईरान की तरफ से कतर और दूसरे शिप्स के ऊपर जो हमला करके है उन्होंने की है और उसका जवाब दिया। और कल नेटो के जो चीफ हैं मार्क रूटो, उन्होंने भी कल कहा है कि दिस वाज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू रिस्पॉन्ड बैक। लेकिन कंफ्यूज है वो, इसकी वजह ये है वो समझते थे जिस तरह का उनको इजराइल ने और दूसरी एजेंसियों ने उन्हें बताया था कि शायद इतने लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, लेकिन इतना जमे गफीर। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ये भी करना चाहूंगा कि ईरान ने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया है कि ना सिर्फ रजीम चेंज नहीं हो पाई बल्कि रजीम पॉपुलर है और दुनिया की सपोर्ट हासिल है। 100 के करीब तो दूसरे मुल्कों के नुमाइंदे वहां मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में ईरान ने बड़ी जबरदस्त एक प्लानिंग के जरिए, जब 4 जुलाई को यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा था 250वां, और उस टाइम के ऊपर इसको रख के इवेंट को उन्होंने जिस तरीके से शोकेस किया पूरी दुनिया को, दैट वी आर अ न्यू रीजनल पावर। तो मेरे ख्याल में ये इट वाज अ कंप्लीटली मिसकैलकुलेशन फ्रॉम अमेरिकन साइड। ये मैं समझता हूं कि बिल्कुल उसमें प्रेसिडेंट साहब जो है, बल्कि इसमें एक जो नई डेवलपमेंट आज आ रही है, आपने देखा होगा कि उन्होंने वापसी पे अपना जहाज तब्दील किया है इसराइल की तरफ से। फिर जिस तरह के इसराइल एक स्पॉइलर है, वो मुसलसल रिपोर्टें दे रहा है कि ईरान आपको असैसिनेट करने की एक नया प्लान बना रहा है। उन्होंने जहाज भी तब्दील किया और उन्होंने इस चीज का खदशा भी जाहिर किया है कि मेरी जान को खतरा है। सो मेरे ख्याल में दिस इज और दूसरा मैं एब्सोल्युटली कहूंगा दोनों तरफ से पास्चरिंग भी हो रही है। एक तो यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन है, दूसरा इसराइल के अंदर अक्टूबर में इलेक्शन है, और ईरान जो है अल्टीमेटली उन्होंने भी अपनी अवाम को जो है वो जवाबदेह है उनके सामने, उन्होंने वहां हुकूमत करनी है। तो जंग एक है, जीतने वाले 3 हैं। जंग एक है, बड़ी आपने खूबसूरत बात की है, जंग एक है, जीतने वाले 3 हैं। लेकिन अनस मलिक साहब, हमें याद है कि जब भी ये मुज़ाकरात और MOU की बात हुई तो तब ईरान में उस वक्त भी प्रोटेस्ट हुए। वो तो बदला लेना चाहते हैं, आपको पता है कि नारे भी लगे हैं, आपने ख़ुद भी इस चीज़ को कवर किया है, और अमेरिका के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर नारे लगे हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ नारे लगे हैं। तो इस वक्त ईरानी अवाम का सेंटिमेंट क्या है? क्या वो वाकई चाहते हैं कि दोबारा जंग में शामिल हुआ जाए, या फिर वो ये चाहते हैं कि मामलात हल हों, मुज़ाकरात आगे बढ़ें और किसी तरीके से इस खित्ते में अमन हो सके? देखिए, ईरानी अवाम के लिए ये जंग कभी ख़त्म हो ही नहीं थी। तो जब जंग कभी ख़त्म हुई नहीं तो फिर वो जंग में दोबारा पड़ने से तो वो कासिर हैं। उनके लिए ये था कि जंग में थोड़ा-सा वक़्फ़ा ज़रूर आया है, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई। और
वो बहुत ज़्यादा कन्विंस थे कि जब ये आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की तदफ़ीन की जो सेरेमनी है ये हो जाती है, तो उसके बाद दोबारा जंग मुसल्लत कर दी जाएगी। ये उनका टेक था। अब उसी दौरान जो है वो काउंटर अटैक किया गया अमेरिका की जानिब से। अब जो बात साजिद तारड़ साहब कह रहे हैं कि इस बात की पहल ईरान ने की, तो मेरे ख़्याल से ये कहना थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ मैं उनकी बात से करूँगा, क्योंकि इस बात की पहल ईरान ने नहीं की। जब एमओयू इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है 17 तारीख को, और वो बड़ी क्लैरिटी में बहुत वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ये बात कहता है पॉइंट नंबर 5 पे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अबनाए हॉर्मुज़ से जो गुज़रगाहें होंगी, वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन में होंगी। ये बात तो राइटिंग में है, उसी के ऊपर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत मौजूद हैं। तो जब ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन में होंगी, तो फिर ये शिप्स, जो कतर का जहाज था या जो इंडियन जहाज था या दूसरे जो जहाज थे, ये क्यों कोऑर्डिनेशन में नहीं गए? ये अपनी क्यों एक डिफरेंट दूसरी वाटरवे क्रिएट करना चाहते थे, दूसरा चैनल क्रिएट करना चाहते थे? जब एक बार लिखत पढ़त में आ गई, तो क्या जरूरत थी? क्या एक न्यू नॉर्मल क्रिएट किया जा रहा था? ये बात भी यहाँ पे एक रियलिटी है कि अब नए हुर्मुज़ के अंदर माइंस ले की गई हैं। जब माइंस ले की गई हैं और उसकी डी माइनिंग का अमल अभी चल रहा है, तो अगर खुदा ना खास्ता उन जहाज़ों में कोई नुकसान आ जाता हो जो होता है, तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा? ईरान होगा और ओमान होगा। तो ईरान ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत अपनी जो राइट टू एक्ट किया, उन शिप्स के ऊपर जो वार्निंग शॉट्स फायर किए गए, वो अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस, अपने राइट टू इम्प्लीमेंट के अंदर किया गया। और उसके बाद अमेरिका की जानिब से जो रिस्पॉन्स दिया गया, वो एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स था। बंदर अब्बास के पोर्ट के ऊपर हमला किया गया, बुशेर में हमला किया गया, किशम में हमला किया गया, अबू मूसा आइलैंड के ऊपर, और ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर हमला किया गया। इनमें से कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो मेरे ख्याल से ईरान की जो कैलकुलेशन है, इस वक्त भी ईरान बहुत कमिटेड है। कम से कम ग्राउंड से तो हमें यही नजर आता है कि ईरान कमिटेड है अपनी एमओयू की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। जी। तो साजिद साहब, फिर हालात ख़राब करने की कोशिश कौन कर रहा है? ये कोशिश ईरान की तरफ से हो रही है या फिर अमेरिका की तरफ से हो रही है? देखिए जी, ईरान ने तो ये कह दिया ना कि जनाब आपको रास्ता मिल जाएगा, आपने उस रास्ते को फॉलो करना है जो कि हमने बताया हुआ है, और ये चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है और रिटर्न भी है। तो इस चीज़ पे एतराज़ क्यों हो रहा है बार बार अमेरिका की तरफ से, या दीगर जो शिप्स हैं वो उस रास्ते को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो उबहाम मौजूद है। स्पॉइलर तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी रिसेंटली बीबी नेतन्याहू एक पूरी फुल कैंपेन चला रहे हैं, अपना नया डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अमेरिका के साथ, और फिर उनके दूसरा प्रेसिडेंट ट्रंप के आसपास जो सेनेटर, हाकिश किस्म के सेनेटर और कांग्रेसमैन जो ए पैक के पैसों से अपने इलेक्शन लड़ते हैं, तो प्रेशर तो मौजूद है। दूसरा, आप देख रहे हैं इस हरमूज के वाकये की वजह से दुनिया के बड़े मुमालिक और बड़ी बड़ी कंपनियां इतने पैसे बना रही हैं तेल से कि अंदाजा नहीं लगा सकते। सारे अपनी मुसलसल लाबियां कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे ईरान अब अटैक करता है, किनको करता है? कुवैत को करता है, बहरीन को करता है, क्योंकि दूसरे लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। वो चाहता है कि ये मुमालिक भी उसके सामने आए और बात करें और उनसे पैसे डील करें, या जो भी डील हरमूज के हवाले से। जो मुझे सबसे बड़ा खदशा यह है कि हरमूज, स्ट्रेट ऑफ हरमूज इज नॉट द ओनली गुजरगाह। यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब या 6 बहुत बड़ी गुजरगाहें हैं। अगर यहां से एक प्रेसिडेंट सेट होता है तो पूरी दुनिया में कंज्यूमर, आप और मैं दोनों, हम खुद सारे मिलके दोबारा इसकी प्राइस देंगे। इज इट वर्थ डूइंग इट? लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह देखा जाए, ईरान का कॉन्फिडेंस इस वक्त आसमान को छू रहा है। उसकी वजह यह है, उन्हें नजर आ रहा है यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन है और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर से सपोर्ट हासिल नहीं है। बड़ी अनपॉपुलर जंग है। मेरे ख्याल में मुझे खदशा है इसी ओवर कॉन्फिडेंट की वजह, इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं ईरान कोई ऐसा स्टेप ना उठा ले कि जो बाद में रिकवरेबल ना हो। ठीक है, तो अनस मलिक साहब, चूंकि आप बता रहे हैं कि आप तकरीबन 7-8 रोज़ से ईरान में ही मौजूद हैं, आपने तमाम ये इवेंट्स को कवर भी किया है, एक शख्सियत की जो है वो कमी जो है बड़ी नज़र आई है, वो है मुश्तबा खामनाई। और जैसे कि साहिद तारड़ साहब कह रहे हैं कि ईरान का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो चुका है इस वक्त, और जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने अपनी हिमायत के हवाले से भी वो एक नज़र भी आई है कि बहुत ज़्यादा हिमायत है उनकी, तो अब तो उनको बाहर निकलने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि वो भी मंजर आम पर आ सकते हैं, और किस वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है? जैसे कि आप खुद भी कह रहे हैं कि ईरानी तो ये नहीं समझते कि हम जंग से बाहर निकल आए, वो तो हालत जंग में ही हैं। तो मुश्तबा खामनाई की जो एब्सेंस है उसकी क्या वजह है, और क्या मुस्तकबिल करीब में मंजर आम पर आने के चांसेस मौजूद हैं?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि ईरानी सुप्रीम लीडर जो इस वक्त के सुप्रीम लीडर हैं, मुश्तबा खामनेई, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई, आने वाले चंद महीनों में तो कम से कम वो सामने आते हुए मुझे नजर नहीं आते। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब तक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से डील नहीं कर सकते, तब तक उनको ये लगता है कि सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो बड़ा वाजे रहेगा। और जहां तक बात रही कि जो आपने बात की कि मामला रिजॉल्व हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई, जो अब तक जो हमें समझ में आया, जो मेरी कॉन्वर्सेशंस भी हुई हैं लोगों से, और लोग इस मामले में बड़े कंफर्टेबल हैं कि उन्होंने भले अपने आयतुल्लाह के चेहरा नहीं देखा, उनके लिए गवर्नेंस एक चैलेंज होगा, लेकिन कम से कम इस मौके के ऊपर चैलेंज नहीं है अभी, फौरन फिलफौर उनका वो चैलेंज नहीं है। और यही वजह है कि ईरान के लोग उनकी कॉल के ऊपर, जब से उन्होंने कॉल दी है, तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो चौराहों पर, तेहरान में, मशहद में, क़ुम में, मैं 3 शहर ही गया, उस पे ईरानी झंडे के साथ उसका रुख करते हैं, और जो झंडे हैं, जो मुख्तलिफ झंडे हैं, वो रेस करते हैं, नारेबाजी करते हैं, और हुकूमत और रजीम की सपोर्ट में जो है वो बात करते हैं। तो अगेन इट इज अ रिफ्लेक्शन कि उनके अवाम में वो अपनी सपोर्ट जरूर इंजॉय करते हैं, लेकिन जब तक वो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से नहीं निमट लेंगे, तब तक वो मंजर आम पर नहीं आते हुए मुझे नजर तो आते। जी। बदला लेने की जो बात होती है और जो नारे लग रहे थे, तो उससे क्या मतलब लिया जाए? क्या वो जंग में रहना चाहते हैं या मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं लोग? देखिए, बदला की बात उस तरह से बने, इंतकाम की जो बात हो रही थी, एक वो सियासी नारे के तौर पे भी आप ले सकते हैं, पब्लिक सेंटिमेंट की रिफ्लेक्शन है। हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन लिटरल सेंस के वो बदला लेना या इंतकाम लेना चाहते हैं। और जब ये बात नेगोशिएशन टेबल के ऊपर ही चल रही है, यही वजह है कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई ने नेगोशिएशंस को खुद भी ऑथराइज किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ईरान की फतह जो है वो उसको वही नजर आएगी कि जब जितनी बेहतर फतह उसको नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर मिल सके। जी। तो साजिद साहब, इसराइल तो फिर तैयार बैठा हुआ है और इसराइल कह रहा है कि जी हम तीसरी दफ़ा भी हमला करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपको पता है कि 2 दफ़ा जब टॉक्स हो रही थी तो उस दौरान भी इसराइल ने हमला किया। अब ये तीसरी दफ़ा भी मौका मुज़ाकरात का ही है और इसराइल की तरफ से बयान भी सामने आ गया कि जनाब हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो आपको लगता है कि हमले की तरफ ये बात जाएगी दोबारा से? चूंकि देखें ना, आप खुद भी कह रहे हैं टॉक फाइट चल रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि डिसप्रोपोर्शनेट जो है किस्म का हमला हो जाए और उसके बाद हालात हाथ से निकल जाए। फिर मैं समझता हूं कि इजराइल इस वक्त बीबी नेतन्याहू जो है वो मुसलसल अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर रहे हैं, और वहां पे जंग, लबनान के ऊपर गाजा पे हमले, ईरान पे हमले, दिस इज लाइक ऑक्सीजन, ये उनके लिए ऑक्सीजन है, और उनका सर्वाइवल, एक दिस इज द ओनली वे टू सर्वाइव फॉर बीबी नेतन्याहू। तो मेरे ख्याल में वो मुसलसल जब तक इक़्तिदार में वहां है, जब तक कोई उनको रिप्लेस नहीं करेगा, वो इसको बिल्कुल लड़ते रहेंगे, लोगों की अटेंशन दूसरी तरफ करने की कोशिश करते रहेंगे। दिस इज द वे ऑफ सर्वाइवल फॉर इजराइल राइट नाउ। और इस वक्त आपने देखा है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सदर ट्रंप ने भी अल्टरनेट उन्होंने बताया कि मैं तुर्की को उन्होंने F-35 दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेज किया। और उसके बाद बीबी नेतन्याहू ने फॉक्स चैनल पे जाके जिस तरीके से उनको तनकीद का निशाना बनाया, और उसके बाद जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने अहमद शरा को एक सेकंड और थर्ड चॉइस बताया, तो मेरे ख्याल में ये सारा वाजे है। और दूसरा, वो नहीं चाहता इसराइल के ईरान के साथ मुआहदा हो, ईरान के साथ अमेरिका करीब आए ईरान के, और इस तरह की डील हो, बिकॉज दे जिस तरह कहते हैं, दे नीड वॉर टू सर्वाइव। बिल्कुल जी, दे नीड वॉर टू सर्वाइव, और सबको पता है कि इसराइल का सर्वाइवल एक जंग के अंदर ही है। इस वक्त हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम साहब से पूछेंगे जो अब्बास इराकी और फील्ड मार्शल का जो रब्ता हुआ है, और क्योंकि पाकिस्तान का रोल एक साजिश का रोल है, और साजिश का रोल एक मुश्किल रोल होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो पाकिस्तान की क़यादत जो है वो मुतहरिक होती है सिफारती सतह पर। तो क्या रब्ता हुआ है, क्या बातचीत हुई है, और तकनीकी मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो अनस मलिक साहब, इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट्स रही हैं इस मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में, MOU को साइन करवाने में, और सबको पता है कि आबनाए हुर्मुज़ भी जो है उसमें उसको खुलवाने में भी पाकिस्तान का ही रोल है। अब ईरान भी जो है वो शिकवा तो पाकिस्तान से करता है, जनाब देखें हमने आपके कहने पे आबनाए हुर्मुज़ खोली और उसके बाद हम पर दोबारा अटैक हो गया। अब जंग बंदी हुई, जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं उसके इल्ज़ामात जो हैं दोनों जानिब से आयद किए जा रहे हैं। तो अब्बास इराक़ची और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो रब्ता हुआ, इसमें क्या बात हुई होगी और आगे का अब लाहेअमल क्या हो सकता है? देखिए, एक्चुअली पाकिस्तानी मीडिएटर्स जो हैं वो राब्ते में तो हैं दोनों साइड से,
कि किसी न किसी तरह इसको डी-एस्केलेट किया जाए, इसको आगे लेके ना चला जाए। ये पहली बात। तो अब्बास अरागची और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो बातचीत है, उसमें फ़ोकस ये डी-एस्केलेशन ही होगा, ताकि कोई मिसकैलकुलेशन के ज़रिए कोई दोबारा खित्ते में दोबारा किसी जंग का मुतहम्मिल खित्ता नहीं हो सकता, और उसी के ऊपर फ़ोकस है। पाकिस्तानी मीडिएटर्स की का फ़ोकस भी यही है, और इस वक़्त प्रिंसिपल मीडिएटर पाकिस्तान ही है। तो मेरे ख़्याल से जो फ़ोकस रहा होगा वो इसी मामले को अफ़हाम और तफ़हीम के ज़रिए हल करने पर हुआ होगा, और यही वजह है कि कल ईरान पर हमले से मुताल्लिक अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, और सीएनएन ने ये बात कोट की कि कम से कम अमरीकी ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो अचीव हो चुके हैं, और अब कोई नया हमला नहीं किया जाएगा। जी। तो तारड़ साहब, आपको क्या लगता है, अगर पाकिस्तान एक मीडिएटर है और बड़े मसाइल को हल कराने के लिए पाकिस्तान की एफर्ट सबको नज़र भी आ रही हैं, उसके रिजल्ट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना हुआ कि ईरान ने वो हमला करने से पहले पाकिस्तान से बात कर ली होती कि जनाब आप समझा लें इनको, ये देखें रूट इन्होंने चेंज किया है। और ये भी तो हो सकता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं हमला करने से पहले फिर वो पाकिस्तान से बात करते, जनाब देख लें आप बीच में डले हुए हैं, आप उनको समझाएं, नहीं तो फिर हमला कर देंगे। तो पाकिस्तान की याद जो है वो हालात ख़राब होने के बाद ही क्यों आती है नहीं? मैं टोटली बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा, ये चाहिए था बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन फिर क्या किया जाए, दोनों तरफ इस वक्त जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, ईरान के अंदर उनकी सियासी और अस्करी जो उनकी क़यादत है उसके दरमियान फासले, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, और दूसरा इस वक्त अमेरिका के ऊपर जो प्रेशर मिड टर्म इलेक्शन का है और एपैक का, और दूसरा इजराइल की तरफ से जो प्रेशर मौजूद है, तीसरा प्रेशर अमेरिका के ऊपर गल्फ स्टेट्स का है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो 3 गल्फ कंट्री के मुल्कों से होकर आए हैं, और उन्होंने बहुत ज्यादा एहतजाज किया है अपनी डिफेंस रिलेटेड। तो मेरे ख्याल में एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा है और कंफ्यूजन हैं दोनों तीनों तरफ से। लेकिन मैं आज फिर एक दफा खराजे अकीदत पेश करना चाहूंगा, आफरीन है पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को कि उन्होंने कभी भी अमन का दामन नहीं छोड़ा, उन्होंने हमेशा उम्मीद को सामने रखा, हमेशा इन टच रहे। आज भी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका में मौजूद हैं और मुलाकातें कर रहे हैं और इसी रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी इज द बेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। तो आपको पता है कि अब ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि जो तकनीकी मुज़ाकरात हैं उसका अगला दौर जो है वो पाकिस्तान में होगा। और कौन कौन आ सकता है इस तकनीकी मुज़ाकरात में? चूँकि हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि जो MOU की सेरेमनी है, सिग्नेचर सेरेमनी, वो भी पाकिस्तान में हो, लेकिन पाकिस्तान में हुई नहीं। अब तकनीकी मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में होगा। तो आप तो पहले भी कह चुके हैं कि बड़े लोग जो हैं वो अमेरिका से 400 लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया हुआ था। तो ये कितना एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, इसके क्या नताइज आपको सामने नज़र आएंगे? क्योंकि पाकिस्तान के हाथ में जब बात होती है तो कॉन्फ्लिक्ट संभाले जाते हैं, जब पाकिस्तान को बीच में शामिल ना किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट मजीद ख़राब हो जाता है। तो जब ये पाकिस्तान इस चीज़ को होस्ट कर रहा होगा तो इसका मुज़ाकरात पर क्या इम्पैक्ट है आपके ख्याल में? देखिए, सबसे पहले तो अर्ज ये करना चाहूंगा कि जंग के दौरान चीजें अनप्रडिक्टेबल, हर दिन एक नया दिन होता है। अब मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि इस रीसेंट हमले से पहले मैं वॉशिंगटन डीसी में मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन जाके अपने पुराने दोस्तों के साथ सोशलाइज करता हूं। तो जो नजर आ रहा था कि यहां से ना सिर्फ सबसे पहले टेक्निकल टीम्स जाएंगी, उसके बाद जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जाएंगे, और इसमें यह भी बातें हो रही थी कि इसी मुज़ाकरात के मरहले के दौरान जेडी वैंस जाएं, क्योंकि जेडी वैंस जो है उन पे ईरान को ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो एंटी वार समझे जाते हैं उनकी स्टेटमेंटें, और फिर उनका पॉलिटिकल फ्यूचर है इस हवाले से। और दूसरा, यहाँ पे मैंने वॉशिंगटन डीसी में इस तरह की भी बाज़गश्त रूमर्स देखी हैं, इस तरह की भी चैटर सुनी थी कि शायद इस किसी मरले पर आने वाले एक महीने या 45 डेज में डोनाल्ड ट्रंप साहब इवन प्लान टू गो इफ थिंग्स मूव पॉजिटिवली टू द राइट डायरेक्शन। तो तार साहब, आबनाए हुर्मुज़ का क्या बनेगा? चूंकि जो ईरान चाह रहा है वो अमेरिका नहीं मान रहा, जो अमेरिका चाह रहा है वो ईरान नहीं मान रहा। फिर खलीजी ममालिक जो हैं, आपको पता है कि कुछ दिन पहले उन्होंने भी सेंटकॉम के सरबराह ने एक मीटिंग की है। 12 या 16 जो खलीजी ममालिक के फ़ौजी सरबराहान हैं वो भी इकट्ठे हुए हैं, और वहाँ से बयान ये सामने आता है कि जी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए हम मुश्तरका कोशिशें करेंगे। तो इन्होंने फ़ौजी तरीके से आबनाए हुर्मुज़ को ओपन करवाना है या फिर सिफारती तरीके से? अब
दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा। टेलीग्राफ ने कल की उनका टेलीग्राफ में उन्होंने इस चीज का इंकशाफ किया था कि ईरान ने धमकी दी है कि हम इस जंग को रेड सी में ले जाएंगे, बाबे मंदब पे। तो दर हकीकत मैं ये प्रेशर टैक्टिक है जो मैं इस वक्त देख रहा हूं। दो चीजें होते हुए, एक तो दरमियान में एक डायलॉग का चैनल खोलना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का चैनल खोलना, जिसके ऊपर पहले दोनों फरीकों ने आमादगी जाहिर की थी। एक तो वो होने का अंदेशा है, और दूसरा मैं ये समझता हूं कि कोलिजन बनेगा चंद मुल्कों में जिसमें पाकिस्तान लीड करेगा, जो आबनो हरमुज की सुपरविजन करेगा। तो मेरे ख्याल में आने वाले चंद दिनों में ये दो प्रपोजल्स हैं, देखें आगे ये मुज़ाकरात में किस तरह सेटल होते हैं। अच्छा, ये बताइए जो एमओयू के जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर इस पे इत्तफाक करके इसको मुआहदे की शक्ल दे दी जाए तो क्या दोनों फरीक इस पर राजी होंगे? मेरे ख्याल में ये एक फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर मजीद अभी डिटेल में जाना, फ्रोजन एसेट्स किस तरह देने हैं, न्यूक्लियर किस तरह न्यूट्रलाइज करना है, हरमूज से एक बहुत बड़ी इशू है, लेबनान गाजा ईरान के लिए रेड लाइन है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में, इसीलिए बार बार एक जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि टेक्निकल टीम्स बैठेंगी तो वो इसको डिसाइड करेंगी। तो मेरे ख्याल में ये जो अभी ये दौर जो इस्लामाबाद में चल रहा है, इसमें मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तीन चीजें हैं। हरमूज है, न्यूक्लियर की बात होगी, और फिर मजीद जो पॉइंट इसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के उनके बारे में, लेकिन तीन सबसे बड़े, आई एम सॉरी, द फ्रोजन एसेट्स, ये तीन चीजें इस्लामाबाद में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन उसके बाद आपको पता है देयर आर अदर पॉइंट्स टू बी टेकन केयर एज वेल। मैं तो दुआ गो हूं कि पाकिस्तान सुरखरू हो और दुनिया अमन का सांस ले, ताकि ना सिर्फ ईरान बल्कि इस वक्त लेबनान और गजा भी, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि मुसलसल इजराइल जो है अपनी जारियत जारी रखा है। हालांकि वहां पे सीज फायर हो चुका है उनके दरमियान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इजराइल। अच्छा सर, आप हमेशा बात करते होते हैं मिड टर्म इलेक्शंस के हवाले से, तो कुछ लोगों का ख्याल था ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता बढ़ता मिड टर्म इलेक्शंस तक पहुंचेगा, और बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये मामला इससे पहले जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। अब मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं उस पर इसका अभी तक क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है? और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि दावा करते रहे कि जंग हम जीते हैं, बज़ाहिर जो आपने ख़ुद बताया कि ईरान का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। ईरान ने बाकायदा तौर पर, जैसे कि आपने बताया कि 100 से ज़ायद ममालिक के जो नुमाइंदे हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं, 4.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं मुख्तलिफ तकरीबात में उन्होंने शिरकत भी की है और वहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो ये जो मैसेज गया है उसका मिड टर्म इलेक्शंस पर क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा? देखिए, मैं खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 2016 से इन्वॉल्व हूं। मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके साथ उनकी कैंपेन में काम करता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद एक एंटी वार उम्मीदवार बन के उभरे थे, और जो उनकी बेस है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, वो टोटली जंगों के खिलाफ है। वो ये चाहते थे कि हम अफगानिस्तान और इराक की ना सड़कें और पुल बनाएं, हमें खुद यहाँ पे पुलों और सड़कों की जरूरत है। दैट इज द फंडामेंटल फिलॉसफी ऑफ मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन फिर ट्रैप हुए, इजराइल ऐसा आया, ऐसा प्लान रखा उन्होंने। यहां भी ओवर कॉन्फिडेंस थे अमेरिकन कि हमने वेनेजुएला जो है बगैर किसी एक गोली चलाए हम उस पे काबज हो गए हैं। तो वहां पे भी उन्होंने देखा, बेबी नेतन्याहू सक्सेसफुली पोर्ट्रेड के 2 दिन के अंदर आप ट्रॉफी लेके घर चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये जवाब देना होगा आवाम को कि ये जंग अमेरिका की जंग थी या इजराइल की जंग थी। ईरान जो है वो मेन लैंड अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं था। इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप साहब मुसलसल अपनी रैलीज में 3 चीजें जिक्र करते हैं कि मेरा प्लान जो है वो बराक ओबामा के प्लान से बेहतर है। उसके बाद बार बार वो कहते हैं कि मैं एक पाई भी ईरान को नहीं दूंगा, ये गल्फ कंट्रीज देंगे। और तीसरी चीज वो बार बार ये कहते हैं कि मैं फ्रोजन एसेट्स के बदले में सोयाबीन और कॉर्न दूंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। उनके ये पॉइंट किसी हद तक अवाम बाय कर रही है, लेकिन स्टिल जवाब मौजूद है। लोग चाहते हैं, लोग चाहेंगे कि व्हाई वी वेंट टू ईरान। सर, नेतन्याहू इस वक्त क्या सोच रहा होगा? क्योंकि जैसे ही मुज़ाकरात बढ़ते हैं तो नेतन्याहू परेशान हो जाता है कि कहीं वाकई अमन ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि वो जंग की तरफ जाना चाहता है। अब उसको तो नज़र आ गया कि ईरान जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है, टफ निगोशिएटर भी है। ईरान ने बड़ी चीज़ें अपनी MOU में एक फ्रेमवर्क के तौर पर मनवा भी ली हैं। तो इसराइल इस वक्त क्या सोच रहा होगा? वो क्या कुछ कर सकता है? हमें तो नज़र आ रहा है ना कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन तीसरा फरीक तो इसराइल है ही। तो इसराइल में क्या सोच है, और क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को किसी लम्हे में जाके कन्विंस दोबारा कर सकते हैं कि दोबारा से फुल फ्लेज वॉर में चला जाए? देखिए, इसमें मैं एक बात ये बताना चाहूंगा
कि इजराइल की सपोर्ट यहां पे इतनी ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। अमेरिका के अंदर अभी भी है। $127 मिलियन उन्होंने 2024 के इलेक्शंस में सेनेटर्स और कांग्रेसमैन उनके ऊपर स्पेंड किया है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं। फिर उसके बाद यहां पे देखेंगे हर दूसरी बड़ी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक जो है वो ज्यूइश होगा। आप उससे अंदाजा लगाएं कि 2 नेगोशिएटर जो अमेरिका की तरफ से जाते हैं वो दोनों के दोनों ज्यूइश हैं। तो उनका उनका असर और रसूख आप देखें, उनकी उनकी पोजीशन देखें। फिर दूसरी तरफ उनको अमन की तरफ लाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कई दफा कहा कि मैं ना होता तो बीबी नेतन्याहू आज जेल में होता। जेडी वाइस साहब ने कहा कि इनके हर मिसाइल, इनके हर हथियार के ऊपर अमेरिकन ब्लड और स्वेट, मेरा मकसद है कि टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। तो इस वक्त प्रेशर मौजूद है। और फिर उसके बाद आपने देखा है कि किस तरीके से बीबी नेतन्याहू ने फॉक्स चैनल पर अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है। तो मेरा ख्याल है रिलेशनशिप वो नहीं है जो पहले थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में तब्दील होना शुरू हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है, ममदानी साहब जब न्यूयॉर्क में इलेक्शन जीते 3% यहूदियों ने उनको वोट दिए थे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पब्लिक लोग तंग और बेजार हैं, जो कि सबसे बड़ा नुकसान है इसराइल का। ना सिर्फ पूरी दुनिया में आज इसराइल एक नफरत ज़दा कंट्री है, इसी तरह अब अमेरिका में लोग जो बिल्कुल अंधाधुंध, यहां पे कहा जाता था अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इसराइल, तो उस चीज को डैमेज हो चुका है। पब्लिक ओपिनियन इज चेंजिंग और मेरे ख्याल में इसराइल हैव्स टू थिंक ट्वाइस व्हाट इज गोइंग ऑन, हाउ टू सर्वाइव इन दैट रीजन। बिल्कुल जी, इसराइल के खिलाफ जो है नफरत बड़ी है और इसराइल जो है वो आइसोलेट होकर रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साजिद तारड़ साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखना होगा कि अब जो मुज़ाकरात, टेक्निकल मुज़ाकरात होने हैं वो कब शुरू होते हैं बाकायदा तौर पर। और पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है पाकिस्तान में इसका दूसरा दौर जो है वो शुरू होगा, लेकिन उससे पहले कशीदगी नज़र आ रही है, हमले नज़र आ रहे हैं, जवाबी हमले नज़र आ रहे हैं। तो क्या होने जा रहा है, सिफारती एफर्ट्स भी तेज़ हो गई हैं और यकीनन पाकिस्तान की सिफारती एफर्ट्स भी इसमें शामिल हैं। और सालसी जो करने वाले मुल्क हैं वो कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से दोबारा से मेज़ पर बिठाया जाए दोनों पार्टीज़ को। एक और अहम मामला है जी, वो है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी हो रही है और इसकी वजह क्या है, इसमें क्या पैगाम छुपा है और पाकिस्तान का इस पर क्या लाएमल होना चाहिए, बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में है। ज़ियारत में पुलिस पर हमला, मुतअद्दिद अहलकारों की शहादत, अगवा और बादज़ा कत्ल, मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और इसके बाद रियासत का भरपूर रद्दअमल। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाक फौज, फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस की जानिब से ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी राय के मुताबिक मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद शुरू किए गए इस ऑपरेशन में दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 13 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि 6 और 7 जुलाई की कार्रवाइयाँ इस समेत ऑपरेशन शाबान में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद अब 39 हो चुकी है। अब सिक्योरिटी राय के मुताबिक खुजदार के जैदी इलाके में पुलिस स्टेशन पर हमला भी नाकाम बना दिया गया, जहाँ फौरी कार्रवाई में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए, जबकि हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में भी मजीद दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तलात हैं। ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 75 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। इसी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा में बलूचिस्तान एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत भी की। इस इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। इजलास में ये वाज़ेह ऐलान किया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी और रियासत पूरी क़ुव्वत के साथ कार्रवाइयाँ करेगी। दूसरी जानिब DGISPR ने भी हालिया मीडिया ब्रीफिंग में ये वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी अब सिर्फ बंदूक की जंग नहीं बल्कि एक हाइब्रिड वॉर है, जिसमें दहशतगर्दों के सहूलतकार, बैरूनी फंडिंग, प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया नेटवर्क्स भी शामिल हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर जी बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया सरबराह तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल साहब ने। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अचानक से बलूचिस्तान दोबारा से टारगेट, दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा, दहशतगर्द आखिर क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या वो ये पैगाम देना चाहते हैं हम दोबारा से मुनज़्ज़म हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। जहाँ तक ताल्लुक है कि दोबारा इजाफा नहीं है, ये तो तसलसल है जो चल रहा है। कभी बलूचिस्तान में होता है तो कभी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में चला जाता है, लेकिन ये इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर एंड देन कभी ये कराची के अंदर सर उठा लेता है। इसलिए पहली बात इससे वजाहत से नज़र आ रही है कि इन 3 जगह के ऊपर
दुश्मन का एक मजबूत नेटवर्क मौजूद है और मजबूत निज़ाम उनका मौजूद है, जिसको तोड़ने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटेलिजेंस एजेंसी ही नहीं, बल्कि लोकल सियासतदानों की भी इंतहाई ज़रूरत है। बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन कमोबेश मिला के जो एमपीए, एमएनए और सेनेटर बनते हैं, 100 के करीब उनकी तादाद है। इट इज़ हाई टाइम दैट दे शुड शो अप और खड़े हों, नज़र आएँ और उनकी जो प्रेज़ेंस है, वो महसूस होनी चाहिए अवामी सतह के ऊपर, इलाकाई सतह के ऊपर, जो कि फ़िलहाल दूर-दूर तक महसूस नहीं हो रही और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं खुद मौजूद हूँ, जिसको आपने बजाए ये मामला बलूचिस्तान का है, क्या ही अच्छा होता कि बलूचिस्तान से कोई यहाँ लीडरशिप आती, लेकिन वो नहीं आएँगे इसलिए क्योंकि उनके मफ़ादात के अंदर ये बातें नहीं हैं। वो बीएलए से घबराते हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो वो फाटा के इलाके हैं, वो वहाँ के लोगों से घबराते हैं, उनको अपने मसाइल हैं और कहीं न कहीं नज़राने भी दिए जाते हैं दहशतगर्दों को। उसकी वजह ये है कि दहशतगर्दों को मालूम है कि मोस्टली लोगों के इल्लीगल कारोबार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ 12,000 एकड़ अराज़ी बाकायदा अफ़ीम की काश्त हो रही है और उसका तीसरा हिस्सा दहशतगर्दों को जाता है, खुद ये रिपोर्ट मौजूद है। तो तीसरे हिस्से का मतलब ये है कि 25 लाख रुपए एकड़ आमदन है, तो उसका तीसरा हिस्सा आपके सामने आ जाता है। तो वो दहशतगर्दों को जा रहा है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा करें कि व्हाट काइंड ऑफ मनी दे आर गेटिंग। जो इंडिया ने देना है, इज़राइल ने देना है या कोई और अरब दुनिया के ममालिक जो इस वक़्त बलूचिस्तान को जो है उनको खटक रहा है, तो वो तो अपनी जगह, लेकिन जो यहाँ लोग आपके ख़्याल में जो बलूचिस्तान में जो बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े सियासतदान, बड़े-बड़े अहम तरीन लोग, वो क आपका क्या ख़्याल है बीएलए को मालूम नहीं है कि उनके ज़राए आमदन क्या है? तकरीबन पाकिस्तान का 91% जो नारकोटिक्स ट्रेड है, वो आपके कोस्टल बेल्ट से और बलूचिस्तान से ऑपरेट होता है, ऐसा कहना है बाकायदा ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी का। उसके बाद जो है वो आप देख लीजिए कि शराब जो है, जो इल्लीगल शराब, वो शराब आती है सारी की सारी अरब दुनिया से और कुछ लॉन्चों में रख के आ जाती है और वो तकरीबन 89% शराब वहाँ से आती है। इसी तरीके से तकरीबन 6 मिलियन लीटर फ्यूल रोज़ाना बॉर्डर पार करता है और ये तकरीबन पाकिस्तान की 14% ज़रूरियात को पूरा करता है और जंग के दिनों में मेरा ख़्याल है कि ऑलरेडी इनकी कीमतें, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो एक वॉल्यूम है, वो बढ़ चुका है। ऐसी सूरत के अंदर जहाँ पैसा बेतहाशा है और वो लोग कौन कर रहे हैं? ज़ाहिर है वहाँ के लोकल जो ट्राइबल हैं, जो कि चीफ हैं, उनके पास ये सारे वसाइल आ रहे हैं, उनके इलाका है, उनके लोग हैं, किसी को परमिट जारी हुआ, किसी को कुछ। गर्ज़ ये है कि ये सारी चीज़ें परमिट, मैं कहीं ड्रग और शराब की बात नहीं कर रहा, मैं ये क्लियर कर दूँ, फ्यूल की बात कर रहा हूँ। सही। तो इस वजह से ये पैसा तो उनके पास जा रहा है और क्या बीएलए को मालूम नहीं है? तो बीएलए आता है शाम को और वो कहता है धड़ल्ले से कि हमारा कट निकालो, तो ये कट निकालना पड़ता है। वरना ये आप देख लें ज़रा बलूचिस्तान में नाम क्या लूँ? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बलूचिस्तान के कई ऐसे लीडरशिप है मौजूद, जो पिछले 20 साल पहले शायद मोटरसाइकिल भी उनके पास नहीं थे, लेकिन अब उनके ऊपर बड़ी मेहरबानी हो चुकी है। अब दुबई में, बर्तानिया में उनकी अरबों नहीं खरबों रुपए की जायदादें मौजूद हैं। तो बलूचिस्तान तो जो है सोने की चिड़िया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहाँ की जो मादनी वसाइल है, उनको किस तरीके से और स्मगलिंग को किस तरीके से बरूए कार लाते हुए एक नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है वो क़यादत को अब जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर कुछ फैसले किए गए। फिर हमने देखा कि डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस ब्रीफ दिया बलूचिस्तान पे, फिर उसके अगले दिन हमने ये भी देखा कि किस तरीके से वहाँ गए वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ले गए
जी जी और फिर वजीर आजम साहब जब वहाँ बलूचिस्तान तशरीफ लेके गए, उसके बाद ये मंगी डैम के ऊपर ऑपरेशन शुरू किया जो कि सर्च एंड रेस्क्यू भी है, और साथ ही साथ जो स्ट्रेंगुलेशन ऑपरेशन है यानी कि गला घोंटना, और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे भी मबनी है। ये दीगर इसके अंदर जो टैक्टिक्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स का आपने जिक्र किया, उनको भी बिल्कुल बरूए कार लाया जा रहा है। और ये मुश्किल गुजार रास्ता है, ये जो खुदार जैदी का रास्ता है, मैं खुद क्योंकि यहाँ जाता रहा हूँ, इलाका घाटियाँ हैं, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, पहाड़ हैं, दीगर मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, इन सब के बावजूद मेरे ख्याल में एक चीज़ तो बड़ी वजाहत से नज़र आ रही है कि अफ़वाज पाकिस्तान तो कमिटेड है, लेकिन इस ऑपरेशन में और मादी के ऑपरेशन में एक फ़र्क ये है कि एफसी बलूचिस्तान और पुलिस इसके अंदर शामिल है। ये कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि इसमें इंटेलिजेंस फेलियर था, क्योंकि मंगी के इलाके के अंदर और ज़ियारत के इलाके के अंदर जब लोग आए, और आज सुबह भी ये खुलदार के इलाके में जिस तरीके से बाकायदा हमला किया गया, फिर एक दफ़ा पुलिस स्टेशन को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, ये दीदा दलेरी से काम हो रहा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि दहशतगर्द अब बलोच बेल्ट से हट के अब पश्तून बेल्ट के ऊपर भी जा पहुंचे हैं। तो ये तो बड़ी वजाहत से नजर आ रहा है कि कहीं बलोच के कुछ लोग जो जी दहशतगर्द हैं वो टीटीपी के दहशतगर्दों के साथ कहीं मिल गए हैं। तो अच्छा ये तो अब्दुल्ला मेरे मितगुल ख्याल साहब, में आपने भी खूबसूरत टीटीपी है। का जिक्र किया है, तो आप खुद बता रहे हैं कि बलोच जो एरियाज में जो दहशतगर्द बीएलए है, जैसे अब टीटीपी की जो प्रेजेंस आप बता रहे हैं सर, ये कितनी अलार्मिंग है? क्योंकि इससे पहले हमने बलूचिस्तान में टीटीपी के हवाले से कोई ऐसे वाकयात कम ही सुने थे। टीटीपी की बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के दूसरे ग्रोहों के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ या वहाँ पे उसकी प्रेजेंस, इसका क्या मतलब है? देखें, टीटीपी की प्रेजेंस का मतलब यह है कि जो बलोच एरिया थे, देखें बलोच जो है ना, पश्तून एरिया में या पश्तून बलोच एरिया में जाए तो 2 मील दूर से पहचाना जाता है। वहाँ ये कोई होटल नहीं है या लोग पूछते हैं, जैसे गाँवों का माहौल होता है। आप बलूचिस्तान की अगर आबादी को देखें तो गालिबन 60 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो ये तो मतलब आप देखें 44% है पाकिस्तान का। तो ये एक बहुत बड़ा खित्ता है, बहुत बड़ा इलाका है। एक टोटल वहाँ कोर फौज मौजूद है। अपने मुट्ठी भर वसाइल के साथ जो है वो हालत जंग में है, लड़ रही है, जो किरदार अदा कर सकते है वो कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद हम ये देखते हैं कि जो इस टाइम पे टीटीपी बाकायदा इंग्रेस कर चुकी है, यानी कि जो बलोच आए हैं यहाँ ज़ियारत के इलाके में, तो ये ऐसे ही आ गए हैं। इन्होंने रेकी की होगी, इन्होंने इलाके की छानबीन की होगी, और 100 बंदे का आना, तो ये वहाँ होटलों में तो रहे नहीं, तो पश्तूनों के घर में रहे हैं ना। पश्तूनों के घर में रहे हैं तो इससे साबित होता है कि कनेक्शन है, और अगर ये कनेक्शन है तो ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि पिछले 100 साल में बलोच और पश्तून तो इकट्ठे कभी भी नहीं हुए थे। तो दिस शोज के वो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ नबर्दाजमा हैं इस टाइम पे। लेकिन उसका तोड़ के लिए जरूरी है कि सियासी अमल को तेज किया जाए। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जिन लोगों ने अमल दरामद नहीं किया और उनकी वजह से हजारों जानें जो है वो जा चुकी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से मेरे ख्याल में स्विफ्ट अदालती निज़ाम है, ख़ास तौर पे अगर आप इसके हवाले से बात कर लें, ये जो क्या इसका नाम है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स, इनको आपको बढ़ाना पड़ेगा, जजों को तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। माज़ी में जो जज इस किस्म के फैसले करते रहे, उनको निशाना बनाते रहे, और बड़े मिसालें भरपूर मौजूद हैं। इस वजह से ये भी आपको तहफ़्फ़ुज़ देना है। बलोचिस्तान के अंदर हुकूमत मेरा ख़्याल है कि वो नाकाम है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। बलोचिस्तान के अंदर हुकूमत में मासवाए सरफराज बुगटी साहब के एक आध और कोई आदमी है जो आपको नज़र आएगा। दूसरे आदमी कहाँ हैं? मसला ये है। क्या बाकी हुकूमतें कहीं नज़र आती हैं? अभी एक खबर है कि बहबूद आबादी को रोकने के लिए हमारे वफाकी वज़ीर साहब ने आर्मी चीफ की खिदमात को जो है वो माँगा है। जी अब मुझे ये बताएं कि ये एक लम्हा फिक्रिया नहीं है? वेयर इज़ द गवर्नमेंट? दिस इज़ माय क्वेश्चन। गवर्नमेंट कहाँ है? देखें,
जब तक के गवर्नमेंटल एफर्ट्स नहीं आएंगी, अकेली फौज कब तक लड़ेगी? उनकी कुर्बानियां, उनकी शहादतें, और क्या करें वो लोग बेचारे, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? पुलिस को आपने वहां मजबूत नहीं किया, मॉडर्नाइजेशन नहीं दी उनको, उनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नहीं सिखाई, उनको मॉडर्न वेपन नहीं दिया, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कब ये सुना आखिर कि बलूचिस्तान की सीटीडी ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया? कभी सुना आपने? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जी जी अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल नहीं, ऐसा ऐसा तो कभी भी नहीं सुना हमने। और वहाँ पर हमें गवर्नेंस की जो आप बात कर रहे हैं, बिलाशुबा वहाँ पर गवर्नेंस के बड़े मसाइल हैं। और यही बात आपको पता है कि जब केपी में दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ तो केपी गवर्नमेंट को भी ये कहा गया कि गवर्नेंस के मसाइल हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग की आपने बात की है, तो ये तो सूबाई हुकूमत ने करना है। आपके ख्याल में अब गवर्नेंस की इन कमज़ोरियों को कैसे हल किया जा सकता है सियासी तौर पर? मैं 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर दोबारा आऊंगा। उसके अंदर जहां सारे नुकात थे, वहां गवर्नेंस मॉडल के ऊपर भी बात हुई है ना, हुई है ना। और जी उसके मतलब ये है कि गवर्नेंस इशू है। तो अब इसका तरीका यही है कि आप जो अहल लोग हैं उनको लगाएं। वो लोग जो इनको अपने इलाके में कोई ज्यादा अहमियत नहीं मिलती, उन लोगों को जब आप अवाम पर मुसल्लत करेंगे तो नतीजे यही निकलेंगे जो निकल रहे हैं। फौज की कुर्बानियां, पुलिस की शहादतें, एफसी की शहादतें, कोई दूसरी बात नहीं है। पूरी कौम इनको सलाम करती है दोनों हाथों से। इनके एहसानमंद है, कर्जदार हैं हम लोग, ये हमारे लिए जंग लड़ रहे हैं। लेकिन जो लोग बाकी भी तो है ना भाई मेरे, मार्का हक हो गया। मार्का हक के अंदर सारे हमारे फेडरल और जो सूबाई मिनिस्टर थे लगे हुए थे, मार्का हक में फौज ने ये दंदान शिकन जवाब। भाई ये फौज ने, उनके तर्जुमान मौजूद हैं, उन्होंने बता दिया, बड़े खुल के बता दिया। आप ये कहते अच्छा तब ये लगता कि पता चलता कि जी मैं वजारत जो खुराक से हूं, हमारी खुराक की ये शॉर्टेज थी, पहले हमने इतनी बढ़ा दी, तो ये हमने मार्का हक में अपना किरदार अदा किया, भारत से बदला लिया। हमारी जो है वो ये शॉर्टफॉल्स थे, हमारे जो इंडस्ट्री के अंदर जो 35% इंडस्ट्री बंद थी उसको खुलवा दिया, ये बदला लिया हमने। ये आईटी के अंदर ये हमारे मामला थे, हमने बढ़ा दिए। भाई लोगों के घरों के ऊपर आप खंबे लगवाना चाहती हैं मोहतरमा, आप अपने घर पे खंबा लगा के आगाज करें। आप अपने घर पे आईटी टावर लगाएं, इंशाल्लाह ताला हम भी देखें, दुनिया देखे, आपके रिश्तेदारों के घर पे खंबे लगे हों। ये देखे ना, अगर आप दीन की बात करें तो अल्लाह के प्यारे नबी और हमारे सब के जो है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद और सलाम उन पर, के 2 पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहने थे और सहाबाए कराम ने 1 पत्थर पहना था। तो कुर्बानी कहाँ से शुरू हुई? तो जब आप ये कैपेसिटी नहीं बिल्ड करेंगे, आप जब तमाम की तमाम यानी कि बहबूद आबादी के लिए आप आर्मी को पुकारेंगे, आई एम सॉरी सर, इस तरह से काम नहीं चलेगा। आई विल बी वेरी सही। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कैंडिड। मेरी बात मुमकिन है आपको बुरी लगे। तो ये जो इस टाइम पे सूरत हाल है, हकीकत यह है कि बलूचिस्तान में देयर इज नो गवर्नमेंट। लेट मी बी वेरी फेयर एंड स्क्वेयर टू यू। आप मुझे बताएं, क्वेटा शहर के रेड जोन से बाहर गवर्नमेंट कहाँ है? जो क्वेटा के लोग हैं, आप ऐसा करें, फोन लगाएं, किसी को भी रैंडम कॉल करें क्वेटा के अंदर। ये जो अभी वहां 7 मुख्तलिफ जगह क्वेटा शहर में दहशत गर्दी हुई एक ही वक्त के अंदर, उधर हजारगंजी के अंदर, उधर जो है वो सरियाब फाटक के ऊपर, चमन फाटक जी के ऊपर, उधर तोगी रोड के ऊपर और दीगर जगह पे। तो ये क्या था? ये क्यों हुआ? आखिर गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है? क्या गवर्नमेंट को आपने कहीं बाहर जाते देखा? कुछ लाख आवारान, ये तो चले पहले, वो तो बलोच इलाकों को तो छोड़ दें, जो मस्तूंग से ऑनवर्ड्स चलते हैं, जो वड का इलाका है, वो झलमक्सी का सही। इलाका है, या आपका जो आ जाता है खारान का इलाका आता है, खुददार का आता है, उसको छोड़ दें। मुझे पश्तून इलाकों में यारो है, चमन है, कुछ लाख है, किला सैफुल्ला है, किला अब्दुल्ला है, इनके अंदर क्वेटा शहर है, ये जोब है,
ये ज़ियारत क्रॉस और उससे आगे करके जहाँ पुरअमन लोग थे, ठीक। मैं रहता था जाके, अब किधर है वो? कहाँ है बिल्कुल गवर्नर? अब्दुल्ला हमीद गुल ये साहब, जो जैसे कि आप आते कह रहे थे हैं हम कि और आगे से आपको सबसे आगे गवर्नर्स से के आगे। मसाइल और कमजोरियां जो हैं वो बाकायदा तौर पर नज़र आई हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग जब तक नहीं होगी, मुख्तलिफ इदारे तो मौजूद हैं लेकिन उनकी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, मॉडर्न ज़रूरत के मुताबिक उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और गवर्नर्स के मसाइल को हल किया जाए। और जैसे कि रियासती सतह पर अभी ये फैसला हो चुका हुआ है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेंगे। ऑपरेशन शाबान भी जी इस वक्त जारी है। अभी तक 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 75 दहशतगर्द मारे गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको मज़ीद भी कामयाबी मिलेंगी और दहशतगर्दी का इस मुल्क से मुकम्मल तौर पर खात्मा हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इसके साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।